गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं निखिल और डेली करंट अफेयर सीरीज में आज है सीरीज नंबर 3 का लेक्चर नंबर 24। देखते देखते हमारी जर्नी 24वें लेक्चर तक आ चुकी है और अब बच गए हैं केवल आखिरी के 6 लेक्चर्स, जिसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। सीरीज खत्म हो जाने के बाद क्या होगा, इसके बाद हम लेकर आएंगे सीरीज नंबर 4 और जिसमें बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स और बहुत ही शानदार जीके के टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। तो अगली सीरीज इससे भी अच्छी होगी और कोई गैप नहीं रहेगा। फटाफट आपके करंट अफेयर्स की सेवा में हम हाजिर रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, जो संडे को मैंने जीके का टेस्ट लिया था उसमें आप लोगों का रेस्पॉन्स काफी अच्छा रहा। कुल मिलाकर 430 के आसपास स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट दिया और अपने अपने स्कोर कार्ड भी हमारे साथ शेयर किए, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपना स्कोर यूट्यूब कमेंट्स पे नहीं डाला है। भैया ऐसा मत करो, आप ये सोचो ही मत कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। आप सिर्फ अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करो, उसको इंप्रूव करने का, आगे बढ़ने का तरीका हम आपको बताएंगे। इसीलिए कोई भी चीज अपने टीचर से छुपाइए मत। करंट अफेयर से रिलेटेड हर चीज का समाधान हमारे पास है। अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, पीओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल आपके लिए वो चाबी है जहां से आप सफलता की सीढ़ी और सफलता के ताले खोल सकते हैं। राइट, तो आज ही आप हो सके तो यूट्यूब चैनल ज्ञानबाजी को जरा सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी को भी आज ही फॉलो करना शुरू करिए। देखिए, हमने सब कुछ ज्ञानबाजी नाम से ही बनाया हुआ है, इसीलिए अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर ज्ञानबाजी टाइप करते हैं आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। राइट, दिस इज क्वाइट कॉमन। और ज्ञानबाजी की स्पेलिंग ठीक से देख लेना भैया, 4 बार ए है। जिस तरह आधार कार्ड में 4 बार ए है, वैसे ही ज्ञानबाजी में भी 4 बार ए है। क्या बात है सर, एकदम बहुत अच्छे से कॉपी कर लिया आपने। तो अब क्या करें भाई, करंट अफेयर्स के साथ साथ रह के हम भी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। ऑल राइट, चलिए दोस्तों, बहरहाल आज का काम शुरू करते हैं आज के शानदार 25 क्वेश्चन के साथ। आज की सीरीज आगे बढ़ाते हैं, तो नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए एंड लेट अस बिगिन विद टुडेज वर्क। हाँ भाई, कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में आपके सामने अब आएगा क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपके स्क्रीन पे। Who among the following has been reappointed as the managing director and CEO of Federal Bank? फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का नाम बताइए जिनको पुनः निर्वाचित किया गया है, पुनः नियुक्त किया गया है, निर्वाचित नहीं, तो जिनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, रोमेश सोबती, वैद्यनाथन, अमिताभ चौधरी या श्याम श्रीनिवासन। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्याम श्रीनिवासन। चेक करें। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑल राइट, पर आगे बढ़ने से पहले आपको 2-3 बातें बता देना जरूरी है। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है अल्लुवा में। माफ करना, ये एल है, अल्लुवा, ALUVA, अल्लुवा। और अल्लुवा कहां है? केरला में। राइट, ये याद रहेगा आपको, कोची केरला में। राइट, फेडरल बैंक के पास इस वक्त 1.5 मिलियन NRI कस्टमर्स हैं। राइट, ये किसी भी बैंक के पास जितने कस्टमर्स है उसमें काफी बड़ा फिगर है। 1.5 मिलियन NRI कस्टमर्स हैं फेडरल बैंक के पास। राइट, कुछ बेसिक जानकारी आप फेडरल बैंक से रिलेटेड जरूर याद रखना। आगे बढ़ने से पहले बाकी के ऑप्शन से रिलेटेड जानकारी भी आपको देते चलते हैं। रोमेश सोबती, ये कौन सी बैंक के चेयरमैन है भैया? रोमेश सोबती साहब है इंडसइंड बैंक के। ही इज रिलेटेड टू इंडसइंड बैंक। ओके, हाँ। देन वी वैद्यनाथन, ये कौन से बैंक से रिलेटेड हैं? वी वैद्यनाथन साहब हैं कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के। कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, एक्चुअली में वी वैद्यनाथन साहब कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन दोनों हैं। राइट, और अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी ये तो मालूम ही होगा, ये सीईओ हैं और एमडी भी हैं एक्सिस बैंक के। फिलहाल ही इज एसोसिएटेड विद एक्सिस बैंक। ऑल राइट, यहां तक समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है?
आगे बढ़े, चलिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर। पीएम मोदी वर्चुअली एड्रेस्ड द यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक 2020 रिसेंटली। इकोसॉक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैं हर चीज लिख नहीं सकता लेकिन आप जरूर लिखेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है ये। मार्किंग हिज फर्स्ट एड्रेस टू यूएनएससी सिंस बिकमिंग इट्स नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2021-22, द ईयर 2020 मार्क्स डैश एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी अपना एक पहला एड्रेस किया है, अपना एक पहला स्पीच दिया है यूएनएससी में, क्योंकि भारत अब 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूएनएससी का, 2021 और 22 के लिए। तो 2020 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एनिवर्सरी मनाई जा रही है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 100, 75, 50 या 125। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 75। चेक कर लें, यस द राइट आंसर इज 75। ऑलराइट, हाँ। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? अब कुछ बेसिक जानकारियां आपको यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड दे देते हैं, और प्लीज हर चीज को ढंग से सुन लेना। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। बातें चल रही थी 1942 से, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त में कंप्लीट हुआ, अक्टूबर में इसकी स्थापना की गई। और अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन बन जाने के बाद दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी 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 भी नहीं हुआ। इसीलिए ये यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में है। और तीसरी चीज, यूनाइटेड नेशन के एसजी यानी सेक्रेटरी जनरल कौन है इस वक्त? इनका नाम याद रखना, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, राइट। पुर्तगाल के हैं ये, पोर्चुगल। एंटोनियो गुटेरेस। चले दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रोफेसर C.S. Seshadri, who passed away recently, was one of the India's most eminent leader in which field? शेषाद्री साहब, जिनकी एक विकिपीडिया में मैंने तस्वीर देखी थी IISc बेंगलोर की 2010 की। सवाल ये है कि ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? इनकी अभी अभी मृत्यु हुई। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, गणित, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स या इकोनॉमिक्स। आपको सही जवाब बता दें, ये भारत के एक शानदार मैथमेटिशियन थे। ओके, अलजेब्रा में कमाल का इनका एक योगदान रहा। और एक शेषाद्री कांस्टेंट नाम का एक पार्ट है जो कि इनके नाम से ही जाना जाता है। गणित का एक तर्क है शेषाद्री कांस्टेंट, राइट। ये इनके नाम से ही जाना जाता है। शेषाद्री साहब को पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका था, ये पद्म भूषण अवार्डी भी थे, राइट। और साथ ही साथ ये चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी थे। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, आपको सवाल हमेशा एग्जाम में घुमाकर आएगा। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर जिनकी हाल में मृत्यु हुई उनका नाम क्या है? तो आपको जवाब देना होगा C.S. शेषाद्री। इसीलिए मैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता जाता हूं, आपका काम है कि आप उसको ढंग से सुने और उतने ही अच्छे से याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा दोस्तों। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। जितनी सपोर्टिंग जानकारी है ये आपके लिए खूब खूब काम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 4, Indian Railways is to set to connect all the capital of the northeastern state of India to the rail network by which year? पूर्वोत्तर राज्यों में जितने भी राज्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत में, उन राज्यों में भारत का अभी जो रेल नेटवर्किंग है वो इतना कुछ खास नहीं है। सवाल ये है कि इनके सबके कैपिटल्स को कब तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। ये भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट, यहाँ पर कुल मिला के 7 से 8 राज्य आते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, फिर बीच में है आसाम, फिर एक जगह है मेघालय, फिर एक जगह है मिजोरम, एक जगह है मणिपुर, एक जगह है त्रिपुरा,
राइट, और ये रहा सिक्किम, और उसके बाद फिर यस ऑलमोस्ट इतने पूरे के पूरे मैंने बता ही दिया आपको। तो ये अलग अलग राज्य है, इन सब की कैपिटल को रेलवे से जोड़ दिया जाने वाला है। तो ये कब तक होने वाला है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, 2024, 2025, 22 या 23। The right answer here is option number D, 2023. Let's check that. Yes, it's 2023. आपको एक बात और बता दें, बीजेपी सरकार बहुत ही तेजी से अपने आप को पूर्वोत्तर राज्यों में काफी एग्रेसिवली फैला रही है, और आज के डेट में बीजेपी काफी हद तक सक्षम रही है पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी सरकार बनाने में। क्या आप मुझे बता सकते हैं पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से कौन से 4 राज्यों में अभी बीजेपी चल रही है? अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त बीजेपी है, आसाम में इस वक्त बीजेपी है, मणिपुर में इस वक्त बीजेपी है, और इतना ही नहीं त्रिपुरा में भी बीजेपी ही है। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी सरकार चल रही है, राइट। सो दे आर वेरी एग्रेसिव एंड दे आर ट्राइंग टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एज मच एज दे कैन। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पाकिस्तान हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद व्हिच कंट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 700 मेगावाट आजाद पाटन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है 700 मेगावाट का, पाकिस्तान ने अभी अभी साइन किया है। इसका कंस्ट्रक्शन कौन से कंट्री के साथ? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, श्रीलंका, इंडिया, चाइना या पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। एक बार चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज चाइना। ऑलराइट, यस, आपको मैं बता दूं ये कहां पर बन रहा है। देखो भाई, ये भारत का नक्शा, राइट, और ये है इधर से पाकिस्तान, और ये जो जम्मू कश्मीर के जो हिस्से हुए हैं ना, जिसमें इस तरफ आजाद कश्मीर आता है, उस आजाद कश्मीर में है ये आजाद पाटन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये जहां पर मैंने डॉट बनाया है ना, यहाँ कहीं पर आता है ये। ऑलराइट, यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर इस्लामाबाद है, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। हाँ, अब आप जरा मुझे ये बताइए कि ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नदी के ऊपर बांध बना लेना, और फिर नदी के फ्लो से पानी को नीचे गिराते हुए टरबाइन रोटेट करते हुए बिजली पैदा करना, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बिजली बनाना कहते हैं। ये कौन सी नदी पे बनाया गया है? क्या आप गेस कर सकते हैं? मैं आपको बता देता हूं, ये बनाया गया है झेलम रिवर पर। ये प्लीज आप याद रखना, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन के ये दोबारा आपके सामने आएगा, याद रखना। ये कौन सी नदी पे बन रहा है? झेलम रिवर पर, राइट। और कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट है? 1.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, चाइना कर रहा है भैया ये। ऑलराइट, याद रहेगा दोस्तों इतना सब कुछ। आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। As per the United Nations report, India has recorded largest reduction in the multi-dimensional poverty over a period of 10 years between 2005 to 15. Approx how many people were brought out of poverty during this period in the country? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005 से लेकर 2015 के बीच में 10 सालों में गरीबी को बहुत हद तक कम किया गया। सवाल यह है कि कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया भारत में उन 10 सालों में? 273 मिलियन। 273 मिलियन का मतलब होता है 27.3 करोड़। 216 मिलियन, इसका मतलब होता है 21.6 करोड़। 201 मिलियन, इसका मतलब होता है 20.1 करोड़। एंड 299 मिलियन, इसका मतलब होता है 29.9 करोड़। आप बताओ, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 273 मिलियन, यानी 27.3 करोड़। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़, 200 मिलियन का मतलब 20 करोड़। तो 273 मिलियन का मतलब 27.3 करोड़। सीधा सीधा हिसाब है भैया, इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछी जाती है, किसी दिन फंस जाओगे बहुत बुरा, स्पेशली आरआरबी पीओ में ये सब आता है। तो याद रखना, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पैरा एथलीट रमेश टिकाराम हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू व्हिच गेम? एक शानदार एथलीट थे रमेश टिकाराम, जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई। ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, जैवलिन थ्रो, बैडमिंटन, आर्चरी या शूटिंग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। चेक करें एक बार। यस, द राइट आंसर इज बैडमिंटन। दोस्तों मुझे ये बताओ, ये जब भी सामने पैरा लग जाता है तो ये पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है दिव्यांगों के लिए।
तो दिव्यांगों के लिए खेले जाने वाले खेल को हम पैरालंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स भी कहते हैं। तो पैरा एथलीट थे रमेश टीकाराम। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई आपको। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी आप कुछ वैसा ही समझ लें, राइट। ये पैरामिलिट्री फोर्स बिल्कुल अलग है। हाँ, इसको इस तरीके से रिलेट मत कर देना। ओके, चलिए चलते हैं आगे 8वें क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक लोकेटेड? लो कर लो बात भैया, ये बाद में सवाल पूछते हैं, जवाब हमारे पहले रेडी हो जाते हैं। हमने तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बता दिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो चलो बताओ बताओ, अब भी मैंने बताया था अलुवा, बोला था ना मैंने। हाँ, और कहाँ है अलुवा? कोची में। और कोची कहाँ है? केरला में। तो देख लेते हैं इन तीनों में से कोई ऑप्शन में है क्या। 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला या गुजरात। दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, केरला। राइट, ओके। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है भैया, भारत की काफी नामी गिरामी बैंक है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आज हमारे स्टूडेंट्स को 2 सवाल और। कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए। और दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए। राइट, जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट थ्रेड में, और बिल्कुल आलस नहीं करना है। याद रखना, अगर आप जवाब नहीं दोगे, गरुड़ पुराण में इसकी भी सजा है भैया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट थ्रेड में अपने जवाब भी देने हैं। चलिए एक चीज और पूछ लेते हैं आपको। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये एक टैग लाइन है। आप मुझे बताएंगे कि ये टैग लाइन कौन से बैंक की है। ये टैग लाइन कौन से बैंक की है। तो ये रहे 3 सवाल क्वेश्चन नंबर 8 से जुड़े हुए। जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? लो कर लो बात, क्या चल रहा है भैया। सारे जवाब हम पहले ही बता चुके हैं, और उसके बाद सवाल आ रहे हैं। क्या बताया था मैंने? झेलम नदी का नाम लिया था या नहीं लिया था? ऑप्शन में क्या ढूंढना है? सिर्फ झेलम। देख लेते हैं एक बार। लीजिए, सबसे सामने ऑप्शन नंबर 1 ही आपके पास है, झेलम। तो सही जवाब हो गया झेलम रिवर। ऑलराइट, हाँ, अब थोड़ा स्टैटिक जीके बता दूं क्या आपको इससे रिलेटेड, मजा आ जाएगा आपको। चलो अब अपन एक काम करते हैं, ये बाकी की जो 3 नदियां दिख रही है ना, इनके किनारे कौन कौन से शहर हैं एक बार देख लेते हैं, ताकि भविष्य में रेलवे में एसएससी में ऐसा कोई सवाल आया, देखते साथ समझ में आ जाना चाहिए। मैं झेलम का भी बता देता हूं आपको। झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है भारत का एक खूबसूरत शहर श्रीनगर। चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है पाकिस्तान का एक शहर सियालकोट। इंडस नदी के किनारे तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता ही बसी थी, लेकिन कुछ कुछ अच्छे नाम आपको बता देता हूं। घनेरी वाला, राखी गढ़ी, लोथल, धोलावीरा, यहां तक कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये सब कुछ इंडस नदी के आसपास ही है। राइट, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बड़े और पुराने शहर रहे हैं ये। और सतलज नदी के ऊपर बना है भारत का सबसे बड़ा डैम, भाखरा नांगल डैम। और पंजाब का एक शहर फिरोजपुर, वो भी सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट, ये जानकारी आपको जानकर कैसा लगा? राइट, कमेंट थ्रेड में हमारे साथ अपने अनुभव जरूर साझा करना सीखिए, जरूरी है ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। विच इज द ओनली स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विच हैज नो रेल कनेक्टिविटी? पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर अभी भी कोई रेल कनेक्टिविटी है ही नहीं? मतलब कोई भी रेल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां रेलवे है ही नहीं। तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा या सिक्किम। क्या लगता है आपको? आमतौर पे बच्चे इसका जवाब नागालैंड से रिलेटेड कर देते हैं और सोचते हैं कि नागालैंड, क्योंकि नागालैंड में भारत विरोधी काम बहुत सारे होते रहते हैं, तो हो सकता है नागालैंड। बस जवाब नागालैंड नहीं है, सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम में किसी भी तरह से भारतीय रेलवे का अभी भी कोई अस्तित्व नहीं है। धीरे धीरे बनाया जाएगा। सिक्किम वैसे भी काफी हिमालय की गोद में रहा है पूर्व साइड में, तो ऑब्वियसली वहां चीजें बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक बात आप हमेशा याद रखना दोस्तों, ट्रेन बनाने के लिए प्लेन जमीन लगती है, एकदम प्लेन। राइट, और ये प्लेन जमीन आपको गंगा नदी के किनारे वाले बेल्ट में काफी आसानी से मिल जाती है।
इसीलिए भारत में रेलवे का बहुत अच्छा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के आसपास के एरियाज में होता है। ट्रेन 18 हो, चाहे शताब्दी एक्सप्रेस हो, राजधानी एक्सप्रेस हो, चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस हो, कुछ भी हो, उसके नए नए एक्सपेरिमेंट्स आमतौर पे गंगा नदी के किनारे वाले बेल्ट में किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के आसपास के एरियाज में, क्योंकि जमीन एकदम प्लेन है। सिक्किम में वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए रोड रेल कनेक्टिविटी देना इतना आसान नहीं है। आगे बढ़ने से पहले सिक्किम से जुड़ी हुई कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दें। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक, राइट। सिक्किम के सीएम कौन है सिक्किम के? प्रेम सिंह तोमांग, प्रेम सिंह तमांग, राइट, नॉट तोमांग, तमांग। देन गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद, गवर्नर इज गंगा प्रसाद। यहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है? यहाँ का साक्षरता दर काफी अच्छा है, इट इज 86%, 86%, ओके, काफी बढ़िया लिटरेसी है। और इसके साथ साथ सिक्किम से जुड़ी हुई एक जानकारी आपको और पता होनी चाहिए, ये इकलौता भारत का ऐसा राज्य है जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑल राइट, यस, इट्स सिक्किम, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाय द वे, सिक्किम भारत का हिस्सा बना था 1975 में, उससे पहले ये भारत का हिस्सा नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Which organization unanimously adopted its first COVID-19 related resolution and demanded an end to hostilities around the world? All right, चार ऑप्शन है हमारे सामने, G20, UNSC, कॉमनवेल्थ एंड नाटो, राइट। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोविड-19 रिलेटेड रिजोल्यूशंस को अपना लिया है? चार ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओके, जिसमें मोदी जी ने अभी अभी भाषण दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्यों के कितने हिस्से होते हैं? 2। 5 क्या होते हैं? परमानेंट। 10 क्या होते हैं? नॉन परमानेंट। भारत कौन से ग्रुप का सदस्य है? नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट कौन कौन है? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। चाइना को इसी बात का तो घमंड है भाई कि वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, राइट। तो ये रहे 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट सदस्य। यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? सब कुछ स्मूथली चल रहा है या नहीं? राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। What is the name of the e-governance platform which has an online project monitoring system? एक ऐसा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बताइए जिसमें ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है। चार ऑप्शन है हमारे सामने, ई समीक्षा, माय गवर्नमेंट, कैबिनेट ऑनलाइन या ई सांप्रति। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ई समीक्षा। समीक्षा का मतलब होता है सर्वे करना, राइट। ई गवर्नेंस, जितने विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उन सबको आज मैं एक लाइन में समझा देता हूं ये गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। आपने गवर्नमेंट तो सुना होगा, गवर्नर भी सुना होगा, गवर्नेंस सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मैं बता देता हूं, इसका मतलब होता है मॉनिटरिंग करना, निगरानी रखना, किसी चीज के ऊपर निगरानी रखना। सरकार का काम है हर चीज पे निगरानी रखना ताकि चोरी ना हो, ताकि किसी तरीके से लूटपाट ना हो और सरकार को कोई नुकसान ना हो। अब कहां कहां निगरानी रखी जाए, इसीलिए इंटरनेट का सहारा लिया जाता है और उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। तो जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब की अगर आपको समीक्षा करनी है तो आप ऑनलाइन पोर्टल यूज करके देख सकते हैं आपका प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ, कितना नहीं हुआ। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। As per the World Wildlife Crime Report 2020, which is the world's most trafficked mammal? मैमल का मतलब होता है एक खास किस्म के जानवर, राइट। अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं ना, कोई मैमल होता है, कोई रेप्टाइल होता है, कोई एम्फीबियन होता है। तो मैमल जानवर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक्ड जानवर कौन सा है? पहले तो मुझे ये बताओ, ये ट्रैफिक्ड शब्द का मतलब क्या है? वो ट्रैफिक सिग्नल वाला ट्रैफिक, ये मतलब है क्या इसका? नॉट एट ऑल। ट्रैफिक का मतलब होता है तस्करी, जिसके हड्डियों को, मांस को, दांत को, खाल को बेचा जाए और जो इलीगल होता है।
तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी तस्करी सबसे ज्यादा होती है, ये है सवाल। चार ऑप्शन है, हेलमेटेड हॉर्नबिल, टाइगर, पैंगोलिन या गौर। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, पैंगोलिन। पैंगोलिन एक लंबी पूंछ वाला एक जानवर होता है। समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ी सी गिलहरी आपने देख ली, उस तरह से बदन पे कांटे भी होते हैं इनके। ये पैंगोलिन को इनके खून के लिए, इनके स्केल्स के लिए और इनके मांस के लिए बहुत ही निर्ममता से मारा जाता है। आपको पता है हर साल 10,000 पैंगोलिन मारे जाते हैं और इन 10,000 को इलीगली ट्रैफिक किया जाता है। इनके ब्लड से टॉनिक बनता है, इनकी हड्डियों से दवाइयां बनती है और यहाँ तक कि इनका जो मांस होता है वो काफी हेल्दी होता है खाने के लिए, राइट। तो इसको एक बहुत ही अच्छे व्यंजन के तौर पे खाया जाता है। आप जानते हैं पैंगोलिन का सबसे ज्यादा सेवन कहाँ होता है? ये होता है चाइना में। वंस अगेन पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाले सारे ही काम चाइना में आपको देखने को मिलेंगे। जानवरों को मार के खाना, फिर चाहे वो सूअर हो, चमगादड़ हो, फिर चाहे वो सांप बिच्छू हो, और फिर चाहे वो ये पैंगोलिन ही क्यों ना हो। पता नहीं कैसा कल्चर है और पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। हर जानवर को खाना ही चाहते हैं और हर जानवर के साथ कोई ना कोई नई बीमारी भी शायद खड़ी कर ही देंगे हमारे लिए। खुद तो करेंगे और सबको लेकर मरेंगे, सीधा हिसाब है भैया ये हान डायनेस्टी वालों का, राइट। तो सही जवाब है पैंगोलिन। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लीन दान हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। लीन दान जिन्होंने अभी अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? चार ऑप्शन है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस या फुटबॉल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। और लीन दान कौन सी कंट्री के हैं? ही इज फ्रॉम चाइना, राइट, चाइना के हैं। भारत की एक फेमस महिला बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गट्टा, उन्होंने इनकी काफी एक बार तारीफ वगैरह की थी, राइट। वैसे काफी शानदार प्लेयर रहे, नो डाउट अबाउट दैट, ऑलराइट। चलिए दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। 14 का उत्तर आ चुका है बैडमिंटन। 15th, which country has suspended its extradition treaty with Hong Kong and extended visas for Hong Kong residents? इनमें से कौन से देश ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हटा ली है हांगकांग के साथ और वहां के नागरिकों को अब वीजा देना भी शुरू कर दिया है? तो ये तो खुशी की बात है। चार ऑप्शन है, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंडिया। स्वाभाविक है चाइना तो करेगा नहीं, चाइना तो पूरा हांगकांग कच्चा खाना चाहता है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। जिन बच्चों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आई है कि ये मसला क्या है हांगकांग का, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको सब बता देता हूं। यहाँ पर कोई अलग से लेक्चर नहीं करना पड़ेगा, कोई स्टडी आईक्यू का वीडियो नहीं सुनना पड़ेगा, कोई आपको किसी दूसरे की थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है, एक झटके में बता देता हूं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है चाइना, बहुत बड़ा देश है। उसके बाजू में एक नन्हा सा आइलैंड है हांगकांग। एक जमाने में ब्रिटिश लोग यहाँ पर कब्जा करके बैठ गए थे और ब्रिटिश लोगों के लिए समुद्री व्यापार के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी। ब्रिटिश जब गए यहाँ से, जब आजाद हुआ हांगकांग, तो चाइना ने बोला कि हांगकांग हमारा हिस्सा रहेगा क्योंकि वो हमारा ही पड़ोसी है। लेकिन ब्रिटिशों का ऐसा कहना था कि हांगकांग को स्वायत्तता दी जाएगी, ये चाइना का तो रहेगा लेकिन ये चाइना का शासन फॉलो नहीं करेगा। बात को ढंग से समझो, चाइना का तो रहेगा लेकिन चाइना का शासन फॉलो नहीं करेगा। चाइना चलाता है कम्युनिज्म, ये कम्युनिज्म में नहीं विश्वास रखेगा, ये अपनी डेमोक्रेसी खुद चलाएगा। और इसी डेमोक्रेसी की हांगकांग के निवासियों को आदत पड़ी हुई है। आज 60-70 साल बाद चाइना का कहना यह है कि हांगकांग में भी कम्युनिज्म ही आएगा और हांगकांग को भी वही कानून मानने पड़ेंगे जो चाइना में होते हैं। हांगकांग ने साफ मना कर दिया, वो अपनी आजादी बिल्कुल किसी को देना नहीं चाहता। और इसी वजह से पिछले साल जून में झगड़े शुरू हो गए थे, जो हिंसा में बदल गए, जो खून खराबे में बदल गए, और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो वो आज तक नहीं रुके हैं। हांगकांग की हालत चाइना की वजह से बहुत खराब है और हांगकांग के वजह से चाइना की बहुत ज्यादा थू थू हो रही है अंतरराष्ट्रीय मंच पे। ये है एक लाइन में सारी की सारी कहानी। समझ में आ गया आपको? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दीजिए जरा मुझे। स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। बात समझ में आ गई आपको? राइट।
ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अपने सारे स्टूडेंट्स को एक और सवाल मैं पूछने वाला हूं, जवाब कमेंट थ्रेड में देना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑज इंडेक्स नाम की एक पार्टनरशिप है। ये पार्टनरशिप किस चीज से रिलेटेड है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑज इंडेक्स नाम की एक पार्टनरशिप है, ये किस चीज से रिलेटेड है? कमेंट थ्रेड में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये रहा 16 आपके सामने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? वाह, टाइटल पढ़ के ही मजा आ गया। ओवरड्राफ्ट, ये जो हम बैंक में ओडी कराते हैं ना, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, भारत के सेवर को सेव करता है। ये ऐसा लग रहा है कोई टॉन्ट मारा है बहुत रख के। चार ऑप्शन है हमारे सामने, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या शक्तिकांत दास। अब बताइए, चलो मैं आपको हिंट देता हूं, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अभी अभी भारत सरकार के साथ काम करने से मना कर चुका है और अपना पद छोड़ के जा चुका है? सही जवाब है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल गवर्नर थे, आप सबको याद है, लेकिन वो चले गए, नाराज हो गए, और उसके बाद फिर शक्तिकांत दास आए। राइट, भारत सरकार से नाराज होने वाले दो तीन लोगों में उर्जित पटेल एक है, रघुराम राजन एक है, और उसके बाद फिर एक और है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। दो तीन ऐसे लोग रहे जो कि सरकार के काम करने के तरीके से ज्यादा खुश नहीं थे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया। राइट, हाँ। आगे बढ़ने से पहले प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बहुत ही बड़े जाने माने प्रोफेसर हैं, ये इकोनॉमिक्स के सामने हैं, इसीलिए इनकी बात का जिक्र कर लेते हैं। 86 इयर्स के हैं। राइट, और ये एक जमाने में फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी के आर्थिक सलाहकार भी थे, और ये इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड इट्स पर्सनल to delete 89 mobile application including Facebook, TikTok and PUBG? भारतीय मिलिट्री की कौन सी टुकड़ी ने अभी अभी अपने सारे जवानों को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि आप अपने मोबाइल फोन में से 89 एप्स को उड़ा दो, जिसमें से फेसबुक, टिकटॉक और पबजी भी हटा देना है? भैया इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट तो एक ही हो सकता है, इंडियन आर्मी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन आर्मी। चेक कर ले, यस, इंडियन आर्मी। आगे बढ़ने से पहले इंडियन आर्मी के बारे में जरा दो तीन बातें मैं आपको बता दूं। इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, सेकंड लार्जेस्ट। ओके, सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ सोल्जर्स। राइट, हाँ। अगर मैं एक्टिव सोल्जर्स की बात करूं, एक्टिव सोल्जर्स, तो उस मामले में ये दुनिया की नंबर 1 है। एक्टिव सोल्जर्स कितने हैं? 12.37 लाख एक्टिव सोल्जर्स। और रिजर्व्ड कितने हैं? रिजर्व्ड है हमारे पास 9.60 लाख सोल्जर्स। तो बहुत भयानक आर्मी है भारत के पास। राइट, और आर्मी के चीफ कौन है? जनरल एम नारावणे। एम नारावणे, पहले हुआ करते थे बिपिन रावत, अब वो बन गए सीडीएस, तो नारावणे साहब बन गए नए चीफ। ऑल राइट, ये है। और इसके अलावा फिर एक चाइनीज आर्मी है जो कि काफी बड़ी है, लेकिन वो भी अब काफी हद तक कम करने जा रहे हैं। भारतीय आर्मी को अभी अपना बहुत सारा डेवलपमेंट करना बाकी है। हम भी आने वाले दिन में शायद आर्मी में नंबर ऑफ सोल्जर्स को रिड्यूस करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द अल्गी स्पीशीज, पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो, मैं क्यों पढ़ूं? इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आप भी तो पढ़ने की आदत डालो मूर्खों। आपको ही तो सब आरसी के पैसे सॉल्व करने हैं। पढ़ो जरा क्या लिखा है। अल्गी स्पीशीज एनसाइक्लोनेमा नॉर्डेंस्कियोल्डी। एनसाइक्लोनेमा नॉर्डेंस्कियोल्डी। राइट, छत पे जाके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना, 7 दिन में याद ना हो जाए तो नाम बदल देना मेरा। The algae species Encyclonema nordenskioldi is said to be the reason of the recent pink appearance of which mountain range? Right? इसका जो कलर है वो कौन से पर्वत की तरह दिखता है? 4 ऑप्शन है, एल्प्स, एंड्स, देन अलास्का या हिमालय। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एल्प्स। एल्प्स कहाँ है? यूरोप में है।
एक बचपन में कहावत हम सुनते थे, बियॉन्ड द एल्प्स देयर लाइज इटली, पर्वतों के पीछे इटली देश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA के पहले चेयरमैन कौन है? वैसे मैं ये सवाल ले चुका हूं, देखना चाहता हूं कि आप में से कितनों को इसका जवाब पता है। इंजेती श्रीनिवास, सी रंगराजन नरसिम्हन या डी सुब्बा राव? बताओ जरा मुझे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंजेती श्रीनिवास। अब बेवकूफों की तरह कंफ्यूज मत होते रहना, ये क्या है एक बार में समझ लो और खत्म करो, सो दैट इसके ऊपर जितने भी सवाल आएंगे सब आपको बन जाएंगे। असल में भारत के एक राज्य गुजरात में इस वक्त एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बन रहा है, गिफ्ट, राइट। ये एक फाइनेंशियल ट्रेड सेंटर होगा, गिफ्ट, और उस गिफ्ट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बनाई गई है और उसके चेयरमैन का नाम है इंजेती श्रीनिवास, ये इसका मतलब है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा दोस्तों? हेडक्वार्टर रहेगा गांधीनगर में, गांधीनगर यानी वंस अगेन गुजरात। इसीलिए मैंने आपको बोला गिफ्ट प्रोजेक्ट क्या है, जरा आप एक बार नेट पे चेक करिएगा। फिलहाल हम चलते हैं सवाल नंबर 20 पे। वर्ल्ड जूनोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 6 टू कोमेमोरेट द वर्क ऑफ विच बायोलॉजिस्ट? वर्ल्ड जूनोसिस डे जो कि सेलिब्रेट हुआ है 6 जुलाई को, वो कौन से बायोलॉजिस्ट की याद में किया गया है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच। ओके, मैं तो बचपन से एक बायोलॉजिस्ट का नाम पढ़ते आया था सिलेबस में, सीबीएसई में, वही इसका राइट आंसर है, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर फ्रांस के थे। आई एम श्योर आप सबने भी इनका नाम जरूर बचपन में पढ़ा होगा। इन्होंने रेबीज के लिए वैक्सीन बनाई थी, कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है रेबीज, उसके लिए वैक्सीन इन्होंने बनाई थी। इन्होंने एंथ्रैक्स भी बनाया था और इन्होंने बहुत से लाखों लाखों लोगों की जान बचाई है, तो अपने आप में एक भगवान का अवतार ही थे। पॉस्चराइजेशन ये जो होता है ये इन्हीं के नाम पर है, पॉस्चर का पॉस्चराइजेशन। ऑलराइट, बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट रहे, उनकी याद में ये किया गया है। ऑलराइट दोस्तों, आखिरी के 5 सवाल बचे हुए हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, आपको एक शानदार प्लेलिस्ट दिखाना चाहता हूं, तो जरा एक बार वो प्लेलिस्ट देख लेते हैं। हाँ भाई, ये प्लेलिस्ट जरा आप देख लीजिए, ये है डेली करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट जो आपको ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ऑलराइट, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 23 तक सारे के सारे जून मंथ के करंट अफेयर्स विद देयर कंप्लीट वीडियो एनालिसिस और शानदार पीडीएफ क्वेश्चंस के साथ अवेलेबल है। इन सब की पीडीएफ ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आज ही जाइए, इत्मीनान से एक एक लेक्चर बैठ के देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी कंप्लीट करिए। आप लोगों के मार्क्स अच्छे भी हैं और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बुरे भी हैं, जो संडे के टेस्ट में मैंने देखा। इसीलिए प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस में मत मर जाना, जितना हो सके उतनी सॉलिड तैयारी करना, राइट। तो ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे जाना और ज्ञानबाजी GYANBAAZI टाइप करना, ये खुलेगा, प्लेलिस्ट में जाना और ये सारे लेक्चर एक एक करके देख लेना, सब आपके लिए है, चैनल पे पड़े हुए हैं, फ्री है। ऑलराइट, इसका पूरा फायदा उठाइए। ओके, याद रहेगा आपको। राइट, चलिए आगे। तो हम आ चुके थे क्वेश्चन नंबर 20 तक, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेडन फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट फिटेड विद इट्स ओन हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम? चार ऑप्शन है हमारे सामने, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना या इजराइल। कौन सी कंट्री ने अपना सबसे पहला मेडन फ्लाइट छोड़ा है हाई स्पीड इंटरनेट सिस्टम के साथ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। वंस अगेन चाइना ने ये काम किया है, राइट। तो चाइना के बारे में दो तीन चीजें जरा बता दीजिए। दुनिया में सबसे घटिया वायरस फैलाने वाला देश कौन? चाइना, राइट। चाइना में ये वायरस कहाँ से शुरू हुआ था? वुहान से। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग। चाइना के दुश्मन कौन कौन है? दुश्मन में भारत है, वियतनाम है, ताइवान है, हांगकांग है
ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद यूएसए है, जापान से भी ज्यादा पट्टी नहीं है। तो देखा जाए तो दुनिया भर के दुश्मन पाल के रखे इन्होंने अपने आसपास अपने अड़ियल रवैये के वजह से। ऑल राइट, फिलहाल हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी इज द रियल नेम ऑफ विच फेमस एक्टर हु रिसेंटली पास्ड अवे। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी इस नाम से कौन से फेमस एक्टर का ये असली नाम है जिनकी अभी अभी डेथ हुई है। आपको मैं बता दूं, शोले पिक्चर में एक शानदार किरदार निभाया था इन्होंने, और वैसे इन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। और दूसरा एक और हिंट मैं आपको दे देता हूं, ये जावेद जाफरी जो बॉलीवुड एक्टर हैं, जावेद जाफरी उनके डैडी हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने, रंजोन घोषाल, जगदीप, सुरेश अमोनकर एंड विष्णु चरण दास। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जगदीप। राइट, हिंदू नाम रखा था इन्होंने, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, ये इनका ओरिजिनल नाम है। राइट, इनकी कुछ अच्छी फिल्मों में शोले, पुराना मंदिर, अंदाज अपना अपना, ये सब जानी जाती हैं। बहुत शानदार एक्टर थे, आप तस्वीर देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच 2 कंट्रीज बिकेम द फर्स्ट इन द साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला डिसीज। 2 बीमारियां हैं, मीजल्स और रूबेला। इन बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाले साउथ ईस्ट एशिया के 2 देशों के नाम बताइए। 4 ऑप्शन है, इंडिया एंड श्रीलंका, श्रीलंका एंड मालदीव्स, इंडिया एंड मालदीव्स, बांग्लादेश एंड मालदीव्स। क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा? मेरे हिसाब से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका एंड मालदीव्स। चेक कर लें, यस द राइट आंसर इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम बता दो, गोटबाया राजपक्षा, गोटबाया राजपक्षा। और प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षा, इसी के भाई। तू भाई मैं भाई, चल तू बन जा राष्ट्रपति, मैं बन जाता हूं प्रधानमंत्री। सब भाई भाई ने मिलके घर के घर में पूरी की पूरी कंट्री को अपने पास रख लिया है। बताओ, बहुत अच्छा किया है। दूसरा है मालदीव्स। मालदीव्स में कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ये वहां के राष्ट्रपति है। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। Which Indian states cabinet has declared the startup policy to promote startups in the state? कौन से राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप पॉलिसी अभी अभी बनाई है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए? स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब होता है कंपनियां जो कि अपना बिजनेस करना चाहती हैं और उनको उनके हुनर प्रतिभा के आधार पर लोन दिया जाता है। 4 ऑप्शन, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। सही जवाब है योगी आदित्यनाथ की सरकार वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन? आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। जितने गवर्नर और सीएम मैंने रटवाए हैं ना बेटा, याद रखना, एक दिन आप थैंक यू बोलोगे, ये एग्जाम में आने वाले हैं। और अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल पे, सवाल नंबर 25। द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड 6 मेजर ब्रिजेस इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी अभी 6 नए नए पुलों का अनावरण किया है, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी.सी. मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और जब से आर्टिकल 370 हटा है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जब से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, मैं आपको एक बात उससे रिलेटेड आज समझा देता हूं, इससे पहले कि हम लेक्चर को खत्म करें। बोर नहीं होना है और समझने की कोशिश करना है। देखो भाई, ये जो लद्दाख आपको दिख रहा है और ये जो आपको जे.एंड.के दिख रहा है, ये दोनों भारत अपना हिस्सा पहले से ही मानता आया है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत आतंकवादी गतिविधियां हुई, आर्टिकल 370 हटा के भारत सरकार अब इसके ऊपर अपना पूरा उत्तरदायित्व लगा रही है। धीरे धीरे भारत यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद भारत ये करेगा कि यहाँ पर फैक्ट्रियां खोलेगा, यहाँ पर लोगों को रोजगार देगा, और देखते 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 यहाँ पर भारतीय लोगों की जनसंख्या काफी बढ़ने लगेगी। हो सकता है कि उसके बाद जब एक बार जनमत संग्रह हो कि पाकिस्तान के पास आने वाला ये पीओके का हिस्सा किसका है, तो उस जनमत संग्रह में
आबादी ज्यादा होने के वजह से ये बचा हुआ हिस्सा भी भारत को मिल जाए। हो सकता है कि एक वियर्ड प्लान है, काफी लोग इसके ऊपर अपना अपना विचार देते हैं। आप भी अपने विचार मेरे साथ इसके ऊपर शेयर कर सकते हैं कमेंट थ्रेड में। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये आज के 25 क्वेश्चन थे। फिलहाल आज के लिए केवल इतना ही। अगले 25 क्वेश्चन के साथ कल फिर मिलूंगा। तब तक आप इस 25 क्वेश्चन को याद भी रखिए और अच्छी रिवीजन करिए, और जाते जाते देखिए ये खूबसूरत सा एनिमेशन। ऑल राइट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट थ्रेड में अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना मत भूलिएगा। और आज के लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना भी मत भूलिएगा। उसके साथ हम डेली जीके पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं। एक शानदार सी टीम है जो आपके लिए रोज डेली जीके पीडीएफ बना रही है। उसका पूरा पूरा बेनिफिट लीजिए दोस्तों, मेरी बात मानिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे होंगे। उनके अपने कारण होंगे, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है तो बिल नहीं भरा है, दुनिया भर की परेशानियां हैं। तो ये डेली जीके पीडीएफ आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। इसको जरा डाउनलोड करिए और रोज पढ़ना शुरू करिए, बहुत फर्क पड़ेगा आपको। सारे एग्जाम के क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी वाणी को मैं आज विश्राम दे रहा हूं यहाँ पर। कल फिर मिलते हैं अगले 25 क्वेश्चन के साथ, और तब तक आप बने रहिएगा ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल के साथ। और प्लीज स्टे सेफ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।